हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई एम चांदनी मूलचंदानी, योर मेंटर फॉर हिस्ट्री एंड स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अगेन फ्रॉम द चैप्टर सेकंड ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 2 में, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आप आई होप अटेंड कर चुके हैं, और नहीं किया है तो जल्दी से जाइए हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सेम क्लास। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ। After Indus Valley Civilization, a major thing which we noticed was 6th century BCE का समय, जब हमने देखा बहुत सारे चेंजेस एक साथ एक गो में हो रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि बहुत सारे लोग आयरन का प्रयोग करने लगे। आयरन का प्रयोग बढ़ने के कारण बहुत गहरे गहरे फील्ड्स साफ होने लगे, बहुत घने घने फील्ड साफ होने लगे, लोग क्रॉप एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे, एंड यस पीपल स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड जहां पे वो क्रॉप उगाते थे। राइट, लाइफ वाज बिकमिंग सेटल्ड। बुद्धिज्म जैनिज्म भी इसी समय में आता है। सेटल्ड लाइफ का मतलब क्या हुआ? मतलब नगर यानी जनपद, उनका इमर्जेंस हुआ। दिस लेड अस टू द इमर्जेंस ऑफ राइज ऑफ महाजनपदास। 16 महाजनपद थे, बट क्यों मगध इंपॉर्टेंट था हमने ये भी बात की। मगध इंपॉर्टेंट इतना बना कि वहीं पर आगे चल के मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को वहां पे स्थापित करते हैं। राइट, देन आफ्टर दैट वी हैव रेड कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद वहां पे बाद में एक जो विशाल डायनेस्टी आती है, साम्राज्य आता है, वो गुप्त वंश का आता है। साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? चेर चोल पांड्य थे, कुषाण आए, शाक आए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से। सेंट्रल एशिया में उन्होंने रूल किया। सातवाहनास सेंट्रल इंडिया में थे। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक कौन सा लिया था? हमने बात की थी सुदर्शन लेक की, द ब्यूटिफुल सुदर्शन लेक इन गुजरात। वाई इट इज द टॉक ऑफ द टाउन, या इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुदर्शन लेक बनाया तो मौर्यों ने था, बट शाक वंश के एक राजा थे रुद्रदमन, जिसने सुदर्शन लेक का रिपेयरमेंट कराया था। तो क्या रिपेयरमेंट कराना इतनी बड़ी बात थी? नहीं, रिपेयरमेंट कराना इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट अपने पैसे से रिपेयरमेंट कराना बहुत बड़ी बात थी। लोगों को बिना टैक्स किए हुए उन्होंने रिपेयरमेंट कराया था। Yes, that was a thing which made him the person who is talked about even now. Okay, चलिए देख लेते हैं कहां पे लिखा हुआ है ये आपकी एनसीईआरटी में, कहां से क्या पढ़ना है आपको। So it was रुद्रदमन जिसने अपना पैसा लगाया, his own resources, without imposing any tax on his subjects. अपने सब्जेक्ट्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाद में रुद्रदमन के बाद, जो कि शाक किंग थे, उसके बाद शाक रूलर के बाद कुछ समय के बाद हमने देखा कि इंस्क्रिप्शंस ये भी बताते हैं कि गुप्त वंश के राजा ने भी इसको रिपेयर कराया। गुप्ता डायनेस्टी किंग ऑल्सो गॉट इट रिपेयर्ड, बट वो किंग का नाम बहुत ज्यादा क्लियर हमारे पास डिटेल्स नहीं है। राइट, चलिए, तो ये कुछ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, बिकॉज देखो, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप तैयारी के लिए तो सीरियस हो ही, बट द थिंग इज दिस कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी, पूरी एनसीईआरटी करने के बाद भी आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों देखनी चाहिए, या फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होते, तो वहां पे ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट सी, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट हमें ये नहीं पता चलता। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर हमें पता भी है क्या इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कुछ गैप्स हैं जो हम फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे हमें नहीं पता कि यहाँ पे बात हो रही थी मौर्य वंश की और अचानक से सुदर्शन लेक का जिक्र कहां से आ गया, तो ये काफी डिस्टॉर्टेड है। इसके आसपास की आपको थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। जैसे कि ये कि शाक वंश जो था वो बाहर से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था, और ये जो है सेंट्रल इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था। राइट, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में शाक वंश था, उसके राजा थे रुद्रदमन। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इससे पीवाईक्यू आ चुके हैं, तो इसीलिए ये सीरीज आपको हेल्प करने वाली है। And I hope after this you will be having a very good hold on your themes in Indian history NCERT, जहां से बहुत डायरेक्ट सवाल हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जातक कथाओं की। जी, क्योंकि देखिए जातक कथाओं का भी जिक्र है इसी आपके चैप्टर में। जातकास, व्हाट आर जातकास? तो अगर हम बात करें तो ये जातक कथाएं जो हैं, पहले तो पाली भाषा में आपको देखने को मिलती हैं। पाली भाषा में मिलती हैं तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं। मेजरली बुद्धिज्म के टेक्स्ट आपको पाली भाषा में मिलेंगे। मार्क माय वर्ड, मेजरली, नॉट ऑल।
सिमिलरली मेजरली जैनिज्म के टेक्स्ट आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे, मेजरली जैनिज्म के टेक्स्ट आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट मिलेनियम सीई के अराउंड ये आपको जातक कथाएं देखने को मिलती हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये क्या है जातक कथाएं? सो जातक कथाएं कॉमन स्टोरीज हैं। यस, जातक कथाएं कॉमन स्टोरीज हैं और ये जो है ऐसा कहा जाता है कि जातक कथाएं, कहा क्या जाता है वैसे तो आपका अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जातकास आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइट। अब वैसे मैं आपको बता देती हूँ जातक कथाएं क्या है। तो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की जो भी स्टोरीज हैं वो जातक कथाओं के माध्यम से लोगों तक, अनुयायियों तक पहुंचाई जाती हैं। तो पहले तो पिछले जो भी उनके जन्म हो चुके हैं बुद्ध के स्वरूप में, और आगे जो भी होने वाले हैं, तो आगे जो भी जन्म होने वाले हैं वो बौद्ध सत्व के नाम से जाने जाते हैं, और ये बौद्ध सत्वास से ही आपके पिछले सालों में सवाल आ चुका है। ओके, हु आर बौद्ध सत्वास? बौद्ध सत्वास आर दी you can say bodhisattvas are the people who are yet to attain enlightenment और मोक्ष, जिन्हें मोक्ष या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति अभी होगी। उन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति को पोस्टपोन कर रखा है ताकि वो अपने बाकी जीवों का उद्धार करा सके। ठीक है, तो ये जातक कथा है बौद्धिसत्वास और बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज आपको बताती हैं। ओके, इसमें से एक जातक कथा है जिसका जिक्र है आपके नोट्स में, आपके बुक में, तो इसलिए ये हम थोड़ी देख लेंगे। गंडतेंदु जातक। ठीक है, इसमें क्या बात की जा रही है? तो देखो आपकी किताब में ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? आपकी किताब में ये इस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है कि जो जातक कथाएं हैं वो बताती हैं कि हमेशा हर राजा से प्रजा खुश नहीं थी। ओके, जातक स्टोरीज यूज्ड टू टेल कि हर राजा से प्रजा खुश नहीं थी। कई बार ऐसा भी होता था कि प्रजा राजा को पॉइंट आउट करती थी, खुश नहीं होती थी, या फिर प्रजा पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाते थे राजा। सो बेसिकली गंडतेंदु जातक जो है वो यही बताता है कि कैसे एक विकेट राजा अपने सब्जेक्ट्स को परेशान करता है, और राजा और सब्जेक्ट्स, प्रजा के बीच में जो स्ट्रेंज रिलेशनशिप्स हैं उनको दर्शाता है। लोग राजा के प्रकोप से भाग करके गांवों में, जंगलों में रहने लगे, बस गए, ये सब जातक कथा में इसमें लिखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो कि हमें वहां के लोगों की लाइफ या किंग और सब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को बताती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा, मैंने आपको बताया भी कि आयरन की ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हो गया, सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई। अब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आगे जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ा भी, तो कैसे बढ़ा? इसके पीछे कुछ कारण दिए हुए हैं। क्या स्ट्रैटेजीज थी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया गया? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्लॉ एग्रीकल्चर की एक स्ट्रैटेजी को अपनाया गया, प्लॉस को यूज किया गया। ठीक है, रिवर गंगा के जो फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स थे या कावेरी नदी के आसपास के जो प्लेन्स थे 6th सेंचुरी बीसीई में, वहां पर प्लॉ एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ, और आयरन के प्लॉ को यूज करके, प्लॉ शेयर को यूज करके जमीन को और ज्यादा आप कहिए कि क्रॉप के लिए सूटेबल बनाया जाता था, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से राइस का कल्टीवेशन बढ़ा। अब ये ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ट्रांसप्लांटेशन पैडी कल्टीवेशन का एक तरीका है। पैडी मतलब चावल, चावल के कल्टीवेशन का एक तरीका है ट्रांसप्लांटेशन। नाम से मालूम होता है कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा, कहीं प्लांट करके फिर उसको ट्रांसफर करने की शायद बात की जा रही होगी, राइट। यस, बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा था। बेसिकली क्या किया जाता था ट्रांसप्लांटेशन में? जहां पर बहुत ज्यादा पानी हो, क्योंकि आपको पता होगा चावल की खेती में बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता था वहां पर सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता था, वहां पर बीज बो दिए जाते थे, छोटे छोटे सैपलिंग्स आ जाते थे, छोटे छोटे पेड़ आ जाते थे, तो फिर उनको जड़ के समेत निकाल करके और कहीं और लगा दिया जाता था, और फिर वाटर लॉक्ड फील्ड्स में, ऐसे फील्ड्स जहां पे पानी भर के पहले से ही तैयार कर दिया जाता था, वहां पर वो सैपलिंग्स को लगा दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, वो सैपलिंग्स का जो आप कहिए कि सर्वाइवल का चांस था वो बढ़ जाता था, और बहुत अच्छा यील्ड, बहुत अच्छी फसल भी मिलती थी। तो ट्रांसप्लांटेशन भी एक तरीका था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लॉ एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में हो एग्रीकल्चर देखने को मिलता है हमें। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में हमें हो एग्रीकल्चर के भी
एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट। हो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में। अब हो क्या होता है, ये भी एक तरीके का गार्डन टूल ही होता है, प्लॉ से थोड़ा सा अलग होता है। और हो एग्रीकल्चर मतलब आप बस ऐसे समझ सकते हैं कि प्लॉ का प्रयोग होता था कहीं और, गंगा कावेरी के प्लेन्स में, और नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में हो का प्रयोग होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इरिगेशन के भी तौर तरीके बदले गए, इरिगेशन को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया। जैसे कि हमने देखा कि वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स, इन सब के माध्यम से इरिगेशन किया जाने लगा, ठीक है, इन सब के यूज से इरिगेशन किया जाने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला कुछ हम हेडिंग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। इतिहास जनरली अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तो जो राजाओं ने, जो लेखकों ने, जो राइटर्स ने, जो थिंकर्स ने या जो पेंटर्स ने बताया, वही इतिहास है, राइट। इतिहास में इसीलिए इतनी वैरायटी आपको देखने को मिलती है क्योंकि काफी सब्जेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और है। अभी अगर आज के समय की हम बात करें तो आज जो चल रहा है शायद कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ क्षेत्रों के लिए बुरा होगा, उसी क्षेत्र के लोगों का भी एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। तो वैसा ही कुछ हमें हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए जनरली तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें राजाओं के दृष्टिकोण से, या फिर आप कहिए कि किंग्स एंड द रिच पीपल टेल अस व्हाट इज हिस्ट्री। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ओके फाइन, रिच पीपल टेल अस, बट आपने देखा होगा न्यू एनसीईआरटीज में स्पेशली रूरल सोसाइटी का एक सेक्शन है, और अगर किसी भी सेक्शन में किसी भी समय काल में आप पढ़ रहे हैं तो आपको रूरल सोसाइटी कैसी थी और महिलाएं कैसी थी, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, ये दो एस्पेक्ट जरूर ध्यान रखते हैं, स्पेशली मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। ओके जी, चलिए तो एक बार देख लेते हैं रूरल सोसाइटी कैसी थी। अनइवन बेनिफिट्स थे, अमीर अमीर था, गरीब गरीब था, अनइवन बेनिफिट्स थे समाज में। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको देखने हैं, जैसे कि गहपति। गहपति कौन था? स्टूडेंट्स देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं कि प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन हर एक जगह के लिए बराबर नहीं बढ़ा। कहीं बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला, कहीं बहुत कम प्रोडक्शन देखने को मिला, राइट। अब देखिए, स्मॉल पेजेंट्स या फिर लार्ज लैंड होल्डर्स, समाज में अगर लोगों को बांटा गया तो वो ऐसे बांटा गया कि कुछ तो थे जो कि लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, कुछ तो ऐसे थे जो कि लैंडलेस थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, कुछ स्मॉल पेजेंट्स थे, छोटे फार्मर थे, और कुछ थे जिनके पास अच्छी जमीन थी, राइट, लार्ज लैंड होल्डर्स। तो जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी या अच्छी जमीन थी, उनको मिलाकर के एक टर्म दिया गया है, वो है गहपति। गहपति पाली टेक्स्ट में आपको जनरली ये टर्म देखने को मिलता है। और सेकंड और थर्ड कैटेगरी यानी लार्ज लैंड होल्डर और स्मॉल पेजेंट्स को बोला गया है। तो अगर आप सवाल पूछा जाए गहपतीज वर हैविंग नो लैंड, नो, दैट इज रॉन्ग। ओके, लार्ज लैंड होल्डर्स और स्मॉल पेजेंट्स को मिला करके गहपति बोला गया है। लार्ज लैंड होल्डर्स जो थे एज वेल एज विलेज हेडमैन, ये काफी पावरफुल थे, जिनके पास जमीन ज्यादा थी, जिनके पास गांव में जो हेडमैन हुआ करते थे, हेडमैन की पोजीशन जनरली हेरिडिटरी हुआ करती थी, ठीक है, तो इनके पास ज्यादा पावर थी। और अर्ली तमिल लिटरेचर बताता है कि कौन कौन से टाइप के लोग रहते थे। संगम लिटरेचर आपको पता होगा, संगम टेक्स्ट से मालूम होता है कि कौन कौन से कैटेगरीज के लोग गांवों में रहते थे। तो कुछ टर्म्स है आपके सामने जो आप पढ़ लीजिए, वेलुलर, उजावर, अधिमई, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वेलुलर क्या है? मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है तमिल भाषा से। वेलुलर है लार्ज लैंड ओनर्स, उजावर क्या है? प्लमेन, और अधिमई क्या है? ये स्लेव्स हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की समाज में देखने को आपको मिलती थी उस समय काल में। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। गहपति का कुछ आपके पास डेफिनेशन भी लिखा है। तो गहपति वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। गहपति का वर्ड का नाम कहां से आ रहा है? ग्रह समझ रहे हैं आप? गृहपति, ग्रह मतलब घर, तो एक हाउस होल्ड का जो अध्यक्ष हुआ वो हो गया गहपति। ही इज द ओनर और ही इज द मास्टर और ही इज द हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। ओके, अब हेड है हाउस होल्ड का तो क्या करेगा? बाकियों के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। वो सब एक कॉमन रेजिडेंस शेयर करते थे, कॉमन घर पे रहते थे, तो वो उनके रिसोर्सेस का ओनर था। लैंड, एनिमल्स और बाकी जो भी चीजें थी घर पे डिसीजन मेकिंग उसके पास थी, बाकी लोगों को वो गवर्न किया करता था। ओके, सो बेसिकली कभी कभी टर्म्स ये अर्बन इलीट के लिए भी यूज होते हुए दिखा है, कभी कभी वेल्दी मर्चेंट्स के लिए भी, बट ओरिजिन उसका यही है, हेड ऑफ हाउस होल्ड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैंड ग्रांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लैंड ग्रांट्स पॉपुलर थी क्या? क्या लैंड ग्रांट्स पॉपुलर थी क्या? जी बिल्कुल थी। लेकिन कुछ टेक्स्ट हमें यह कहते हैं कि लैंड ग्रांट्स जो थी वो कहां कहां दी जाती थी। पहले तो बताया जा रहा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी या फिर ब्राह्मण्स को दी जाती थी। ओके, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि महिलाओं का लैंड पर जो है कोई हक नहीं हुआ करता था। इसके विपरीत हमें टेक्स्ट ने यह भी बताया कि प्रभावती गुप्ता जो थी, प्रभावती गुप्ता का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की, प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड की जो कि बेटी थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, अब चंद्रगुप्त सेकंड की वो बेटी थी, उनकी शादी होती है वाकाटक्स में। वाकाटक्स डिक्कन के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट एक पावरफुल डायनेस्टी थी। ठीक है, अब क्या होता है, प्रभावती गुप्ता के पति जो है उनका देहांत हो जाता है। हिज हस्बैंड, शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक द वन हु हैड पावर ओवर एवरीथिंग। एक ये बहुत अच्छा मैट्रिमोनियल रिलेशन भी बना था बिटवीन द चंद्रगुप्त सेकंड्स एंड वाकाटक्स। ओके, सो women were not supposed to have independent access to resources such as land. संस्कृत टेक्स्ट बताते हैं कि महिलाओं के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि उनके पास भूमि हो, जमीन हो, जायदाद हो। बट फिर ये भी बताते हैं कि प्रभावती के पास जमीन थी जो कि प्रभावती ने लैंड ग्रांट के रूप में दे दी थी। तो प्रभावती तो रानी थी उनके पति की मृत्यु होने के बाद। तो क्या पता रानियों के पास जमीन होती हो, क्या पता कि बहुत ही जनरलाइज्ड लॉज नहीं थे। इससे हम यही रेफर कर सकते हैं, हम यही इन्फर कर सकते हैं कि प्रभावती के पास जो लैंड थी, जो उन्होंने लैंड ग्रांट के रूप में आगे दे दी, मींस देयर वाज हायरार्की विद इन द वुमेन एज वेल, राइट। प्रभावती जो है, शी वाज अ क्वीन, तो शी हैड सम राइट्स व्हिच वर नॉट अवेलेबल टू अदर वुमेन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लैंड ग्रांट्स क्यों दी जाती थी? एक सबसे बड़ा सवाल ये है और हो सकता है आपके ये मेंस का सवाल बन जाए। Why land grants were given, were granted? So students, अलग अलग हिस्टोरियंस का मानना अलग अलग है। प्रोबेबल रीजंस जो हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि शायद ये राजाओं के द्वारा अडॉप्टेड स्ट्रैटेजी थी। क्यों? क्योंकि राजाओं का वर्चस्व, राजाओं का डोमिनेशन कम हो रहा होगा शायद। तो जब राजाओं की पॉलिटिकल पावर या सेंट्रलाइज्ड पावर डिक्लाइन हो रही थी सामंतों के कंपैरिजन में, सामंत मींस फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत वर द फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल बन रहे थे, तब राजाओं ने, किंग्स ने लैंड ग्रांट्स देना शुरू की ताकि वो लोगों में बताएं कि नहीं, लैंड अभी भी हमारे कब्जे में है, आपको लैंड चाहिए तो आपको राजा के साथ ही संबंध बनाने पड़ेंगे। एक तो तरीका ये हो सकता है स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय किंग्स टू पोर्ट्रे देयर पावर, राइट। दूसरा कारण ये हो सकता है लैंड ग्रांट्स देने का, दैट राजाओं को, किंग्स को एग्रीकल्चर को स्प्रेड करना था, वांटेड टू स्प्रेड द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए वो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए वो ऑब्वियस सी बात है नई नई जमीन लोगों को दान में देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि आप यहां पर एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन करिए, राइट। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि अग्रहारा लैंड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन आप नहीं छोड़ सकते। अग्रहारा लैंड जो है वो भूमि है, वो लैंड ग्रांट है जो कि ब्राह्मण्स को दी जाती थी। ओके, हु वाज यूजुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू द किंग एंड वाज ऑफन गिवन द राइट टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल। अब अग्रहारा वो भूमि का टुकड़ा है, लैंड है, जो कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट के रूप में दी जा रही है। तो ब्राह्मण्स के पास क्या क्या अब उसके बेसिस पे राइट्स हो गए, तो वहां पे जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो ब्राह्मण्स अपने पास रखेंगे, और ब्राह्मण्स को या किसी को भी जब लैंड ग्रांट दी जाती थी तो वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे करते थे किंग्स को। ओके, तो ये फायदा होता था लैंड ग्रांट्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अर्बन पॉपुलेशन में। तो अर्बन पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, हमने देखी NBPW, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, दैट इज अ फॉर्म ऑफ पॉटरी। हर एक समाज की पॉटरी वहां की प्रोग्रेस बताती है। क्यों? क्योंकि पॉटरी इज अ थिंग, जब आपका रोटी कपड़ा मकान का टेंशन खत्म हो जाएगा तब आप पॉटरी में इन्वॉल्व होगे। तो पॉटरी जितनी ज्यादा फिनिश्ड, पॉटरी जितनी ज्यादा अवेलेबल, मींस पीपल वर दैट मच एफ्लुएंट। ओके, सो पॉटरी में हमें बॉल्स, डिशेस मिलती हैं जिनपे ग्लॉसी फिनिश होता है, कुछ चमकीली सी परत दिखती है।
तो बेसिकली इस चमकीली सी परत वाली पॉटरी को कहा जाता है नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। रिच पीपल इसे यूज किया करते थे, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगरीन्स, सब कुछ हमें मिलता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा के पदार्थ भी हमें देखने को वहां पर मिलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है गिल्ड्स क्या होते हैं। तो गिल्ड्स का भी जिक्र है, गिल्ड को आप श्रेणी भी कह सकते हैं। एक व्यवसाय के लोग, पीपल फ्रॉम सेम प्रोफेशन, पीपल फ्रॉम सेम प्रोफेशन कॉन्स्टिट्यूट अ श्रेणी और गिल्ड। एक ही प्रोफेशन के लोगों को आप गिल्ड कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो गिल्ड या श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। अब ये गिल्ड्स का काम क्या होता था, वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, प्रोडक्शन को रेगुलेट करते थे, और प्रोडक्ट कैसे मार्केट में जाना चाहिए उस पे भी काम किया करते थे। ओके जी, वोटिव इंस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शन है जो कि कोई भी भूमि अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान में दी जा रही थी, उसकी डिटेल्स वोटिव इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती थी। क्या समझे आप, कोई भी लैंड ग्रांट जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है, किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है, तो वो लैंड ग्रांट का जो इंफॉर्मेशन है वो वोटिव इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया जाता था। ओके जी, चलिए इधर देख सकते हैं आप इस मैप में, चेर, चोल, पांड्य आपको यहां देखने को मिलेंगे। सातवाहना मैंने आपसे कहा था महाराष्ट्र वाले आसपास एरिया में, वाकाटक यहां थे। उसके अलावा शाक्स यहां थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। गुप्त वंश यहां पे स्टैब्लिश हुआ था, जहां पर मगध वाले एरिया में, जहां पर पहले मौर्य वंश हुआ करता था, राइट। यहां पे राजगिर है, ये पाटलिपुत्र है जो कि मगध की बाद में कैपिटल थी। आसपास के एरिया में गुप्त साम्राज्य था, ठीक है। चलिए एंशिएंट से मेडिवल में बढ़ोगे ना तो देखोगे कि पाटलिपुत्र की जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है कन्नौज। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। ओके, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और भी कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने। जैसे कि ट्रेड होती थी क्या, हाँ बहुत अच्छी ट्रेड होती थी। कहां से होती थी, वेस्ट एशिया से भी होती थी, नॉर्थ अफ्रीका से भी होती थी, बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से भी होती थी। मसतुवन एक टर्म है तमिल भाषा का जो कि मर्चेंट, सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए यूज किया जाता था। सेठीज और सतवाहास ये टर्म है रिच पीपल के लिए, मर्चेंट्स के लिए, प्राकृत भाषा का। तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मसतुवन, व्हाट डू यू मीन बाय सेठीज, सतवाहस। सो दीज ऑल वर द नेम्स फॉर द मर्चेंट्स। किसकी किसकी ट्रेड होती थी, स्पाइसेस, पेपर की ट्रेड होती थी, मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर, स्टोन, इन सब की डिमांड बहुत होती थी। और पेपर की डिमांड रोमन एम्पायर में बहुत होती थी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्यों तो नहीं, मैं बताना चाहूंगी आपको अभी कि पेपर के साथ साथ टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट्स की भी बहुत ज्यादा वहां पर डिमांड रोमन एम्पायर में होती थी। अब आगे बढ़ते हैं, कॉइन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आपसे कहा था डेवलपमेंट ऑफ कॉइनिश सिस्टम ऑल्सो टुक प्लेस इन 6th सेंचुरी BCE। तो सबसे पहले आपको पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, सिल्वर और कॉपर के। तो ये याद रखना है आपको, पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। किसके किसके, सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ओके, पंच मार्क्ड कॉइन्स को आहत कॉइन्स भी कहा जाता है। आहत कॉइन्स भी इन्हें कहीं कहीं पर कहा गया है। ओके, ये लगभग 6th से लेकर के 2nd सेंचुरी BCE तक मेनली हमें देखने को मिले हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, इन्हें आप आहत कॉइन्स भी कह सकते हो। और ये बहुत ही इरेग्युलर शेप्स के थे। सिल्वर के भी आपको मिले हैं, अलग अलग मटेरियल्स के मिले हैं, बट सिल्वर के भी मेनली आपको मिले हैं। बट इनके जो शेप्स है ना, वो इनके शेप्स इरेग्युलर हुआ करते थे। शेप्स बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नहीं हुआ करते थे। और वैसे भी
एवरीथिंग गेट्स इवॉल्व्ड विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो शुरू में आपने देखा कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कॉइन्स जो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स, वो थोड़े इरेग्युलर शेप्स के हुआ करते थे। अब इन्हें पंच मार्क क्यों कहा जाता था? बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज्ड इन दिस, राइट। यहां पे कॉइन को पंच किया जाता था, सो दैट इज वाई। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमने देखा कि पहले कॉइन्स जहां पे राजा का नाम और राजा की फोटो थी, वो थी इंडो ग्रीक्स द्वारा इशू किए हुए कॉइन्स, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल किया करते थे। पहले फर्स्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले गोल्ड कॉइन्स कुशान्स ने इशू किए फर्स्ट सेंचुरी सीई में। ओके, देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि सिक्स्थ सेंचुरी सीई के बाद गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ होने लगे, गोल्ड कॉइन्स का प्रयोग कम होने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? हिस्टोरियंस इस पे बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं। फिर से कुछ कहते हैं कि स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ कहते हैं कि भाई ट्रेड बहुत लंबे डिस्टेंस की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन होने लगी थी और उसके कारण स्थिति खराब थी, कुछ कहते हैं राजाओं के कारण स्थिति खराब थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे आपको ये कॉइन्स भी दिख रहे होंगे, ये योधेया कॉइन लिखा हुआ है, ये क्या है? तो योधेया जो है स्टूडेंट्स, ये ट्राइबल रिपब्लिक्स थे। ट्राइबल रिपब्लिक्स भी अपने कॉइन्स इशू करते थे, ये मुझे आपको बताना था। ये पंच मार्क्ड पे आपको मार्क्स दिख रहे हैं, सिंबल्स वर पंच्ड। ओके, ये पंच मार्क्ड कॉइन का एविडेंस है। उसके अलावा ये योधेया कॉइन आपको दिख रहा है, एंड दिस इज अ गुप्त पीरियड का टाइम, गुप्त डायनेस्टी का कॉइन। ओके, चलिए, एंड न्यूमिस्मैटिक्स इज स्टडी ऑफ कॉइन्स, दिस यू गाइज माइट बी नोइंग। ये कुछ कॉइन्स के बारे में आपको डिटेल्स याद रखनी है, और फिर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिली। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मिली, मेजरली सारी डिटेल्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे डिकोड हुई? तो जेम्स प्रिंसप जो थे, उन्होंने अशोका की ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड किया था 1838 में। अगेन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखनी है। फिर खरोष्टी स्क्रिप्ट भी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम डिकोड होने लगी, और इंडो ग्रीक किंग्स के जो कॉइन्स थे, एक्चुअली उसमें खरोष्टी और इंडो ग्रीक भाषा में भी चीजें लिखी हुई थी। तो सिंस ग्रीक जो स्क्रिप्ट थी वो पढ़ी जा चुकी थी, तो मैच कर करके खरोष्टी स्क्रिप्ट भी डिकोड की गई इसी प्रोसेस से। ओके जी, चलिए, और उसके अलावा देवनमपिया, पियदासी, ये कुछ टाइटल्स हैं जो कि रूलर्स अडॉप्ट करते थे। देवनमपिया मतलब बिलवेड ऑफ गॉड, पियदासी मतलब प्लेजेंट टू बी होल्ड। और ये जो भी टाइटल्स हैं स्टूडेंट्स, ये टाइटल्स जनरली हिस्टोरियंस कहते हैं सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस में उन्हें देखने को मिलते हैं। चलिए, सो दिस इज आई गेस ऑल अबाउट चैप्टर 2। यस, एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ये एक बार सीक्वेंस आप देख लेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो वेल एंड गुड, कि कब क्या कैसे हुआ, तो आपको और भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी अबाउट द सीक्वेंस एंड अबाउट द different things which were happening in the contemporary time or in the time before and after. Okay, chaliye, so this was all about chapter number 2 and this is all about today's class. Students, और भी classes आपको मिलती रहेंगी इसी YouTube चैनल पर लाइव। ऐसी और भी classes के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, and also students, you have to join us on Telegram. Yes, for any doubt, any query or any information, you have to find us on Telegram. I'll write the details in front of you all on the screen. You have to just type this, or you have to find Proxy Gyan on Telegram. Okay, and you can connect with your teachers. Any doubt, any query is there, you can feel free to reach out to us. Also, for all the informations, classes, details, you can reach out to us on our Telegram group. Thank you so much students. अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, एंड ऑल्सो अपने नोट्स बनाते चलिए। बहुत जल्दी आपके सामने हम चैप्टर 3 लेकर के हाजिर होंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।